हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं सोशल साइंस हिस्ट्री के 10th क्लास की सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, उसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 तक मैं सारे टॉपिक जो है उसके पढ़ा दिया हूं और इसका पॉइंट नंबर 3 टॉपिक है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। यह है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम देखा है कि किस प्रकार से लोगों का इधर का आना जाना, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वहाँ के जो है बिजनेस का जाना, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। देखो इसमें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं रिविजन करा देता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ मैं 19th सेंचुरी 1815 से लेकर 1914 तक। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी टास्क शेप पढ़ा चुका हूँ, टेक्स शेप पढ़ा चुका हूँ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो है लेट 19th सेंचुरी कोलोनिज्म पढ़ा चुका हूँ मैं, और रिंडरपस्ट और द कैटल प्लेग, द इंटेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, इंडियन ट्रेड कोलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किस प्रकार से इंडिया का जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ और किस प्रकार से। तो अब जो है 1814 तक, 1815 से लेकर के 1914 तक जो पूरा जो गतिविधियाँ थी वो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द इंटर वार इकोनॉमी। भाई युद्ध के दौरान जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार से प्रभावित हुई। जो ग्लोबलाइजेशन पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 से 1918 तक, तो उसके दौरान जो था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है नहीं। तो देखो इसमें ये है द वर्ल्ड वार 1914 to 1918 वाज मेनली फॉट इन यूरोप। जो ये वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक, ये मेनली लड़ा गया था यूरोप में। बट इस इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसका प्रभाव जो था ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रभाव पड़ा था इसका। नोटेबली फॉर आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर को जानने के लिए इट प्लैंग्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू ए क्राइसिस दैट टुक ओवर 3 decades टू द ओवरकम। तो क्या है, इसको जानने के लिए जो है ज़रूरी है कि हमारे को जो इस युद्ध की अर्थव्यवस्था थी उसको जो है, हाँ, नोटेबली फॉर आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर को पढ़ने के लिए इट प्लेइंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू द क्राइसिस दैट टुक ओवर 3 decades टू ओवरकम। जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी के अंदर जिनको 3 दशक तक इसका प्रभाव पड़ा, उसको उसने जो है इसमें पूरे के पूरे युद्ध को क्या कर दिया, उसके अंदर ढकेल दिया, क्राइसिस के अंदर पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है क्राइसिस में ढकेल दिया। ड्यूरिंग द पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अदर कैटास्ट्रोफी। और इसके सारी की सारी दुनिया में इसके तरफ चारों ओर वाइड स्प्रेड फैल गया। क्या फैल गया कि क्राइसिस फैल गया, आर्थिक और एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैल गई। इंस्टेबिलिटी अस्थिरता फैल गई, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर उस समय फैल गई थी। एंड अनदर कैटास्ट्रोफी, और जो दूसरे महायुद्ध के जो मानवता से विनाशकारी हुआ था वो सब इसके अंदर फैल गया था इस युद्ध के कारण। अब 3.1 में है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। जो युद्धकालीन में किस प्रकार से रूपांतरण हुआ, बदलाव हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है युद्ध के दौरान, ठीक है नहीं। वार कालीन ये जो है 3.1 है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ऊपर वाले की मैं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए समझा देता हूँ कि भाई पहला महायुद्ध था, मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन उसके असर जो है सारी दुनिया में महसूस किए गए थे, ठीक है नहीं। क्योंकि और इस अध्याय में नोटेबली फॉर आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा है कि युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में धकेल दिया था। इकोनॉमी जो
युद्ध थी उसको ऐसे संकट में धकेल दिया था। इस दौरान सारी दुनिया में चारों तरफ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता फैलती रही और मानव एक विनाशकारी महायुद्ध के लिए नीचे कराता रहा। ठीक है नहीं, कैटास्ट्रोफी वार था, विनाशकारी महायुद्ध। तो ये था। अभी 3.1 में है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज यू नो वाज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो दो महाशक्तियों के बीच में दो खेमों में लड़ा गया था। दो ब्लॉक्स मतलब दो खेमों में लड़ा गया था। दो खेम में बट गए थे, मतलब जो महाशक्तियाँ थी वो दो खेमों में बट गई थी। पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया था। ऑन दी वन साइड वर द अलायंस ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर ज्वाइंड द यूएस। जो पहला खेमा था उसमें था अलायंस, जिसके अंदर थे मित्र राष्ट्र। पहले खेमे में मित्र राष्ट्र थे, अलायंस थे एक साइड में, जिसके अंदर था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में अमेरिका भी इसके अंदर शामिल हो गया था। और एंड ऑन दी अपोजिट साइड, और दूसरे विपरीत साइड में थे वो थे सेंट्रल पावर्स। वो सेंट्रल पावर थी, जो फर्स्ट साइड थे उनको मित्र राष्ट्र बोलते थे और सेंट्रल पावर से उनको धुरी राष्ट्र बोलते थे। ठीक नहीं, तो इस प्रकार से दूसरे सेंट्रल पावर थी जिनमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की। जो ओटोमन टर्की थी पूरी, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी था। व्हेन दी वार बिगेन इन अगस्त 1914, जब ये वार 1940 में शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मनी गवर्नमेंट थॉट इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस। जो सभी बहुत से देश सोचते थे, बहुत सरकारें सोचते थी कि क्रिसमस से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इट लास्टेड मोर देन 4 ईयर, लेकिन ये जो है 4 साल तक चला। ठीक है कि नहीं। अब आगे है, तो इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये जो है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है युद्धकालीन रूपांतर। तो बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते हो, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो, पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वह दो खेमों के बीच में लड़ा गया था। एक पाले में थे मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में थे केंद्रीय शक्तियाँ यानी धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ये अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय सारी की सारी सरकारों को ये लग रहा था कि युद्ध ज़्यादा समय तक क्रिसमस से पहले ख़त्म हो जाएगा ये, लेकिन ये युद्ध जो है 4 साल से भी अधिक समय तक चला। ठीक है नहीं। अब अगला है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ए वार लाइक नो अदर बिफोर। जो पहला युद्ध था ये इससे पहले कभी भी कोई युद्ध इस जैसा युद्ध नहीं लड़ा गया था, सब युद्धों से अलग था। द फाइटिंग इन्वॉल्व्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन which now harnessed the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies। तो क्या है इसके अंदर जो है फाइटिंग जो नेशन जो इसमें हिस्सा ले रहे थे वो सबसे मोस्ट लीडिंग इंडस्ट्रियल थे, जो क्या है औद्योगिक में बहुत आगे थे, और वो एक दूसरे को अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट पावर का, मॉडर्न हथियारों का, मॉडर्न इंडस्ट्रियल का प्रयोग कर रहे थे वो। ठीक है नहीं। तो हिंदी वालों के लिए है ये कि मानव के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध कभी पहले नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगवा औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे थे और शत्रुओं को नेस्ताबूंद करने के लिए, हथियार डलवाने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी और उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। अब अगला है, दिस वार वाज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। इस प्रकार से जो वार था सबसे पहला आधुनिक औद्योगिक वार था ये। इट सा द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन एटसेट्रा। इसके अंदर जो है मशीन गनों का, टैंक का, एयरक्राफ्ट का और केमिकल वेपनों का इत्यादि का यूज हुआ था। ठीक है नहीं। ऑन ए मैसिव स्केल, बहुत अधिक मात्रा में हुआ था यूज इनका। ठीक है। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ये सारा का सारा जो था ये बढ़ते हुए
मॉडर्न जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियाँ थी उनका प्रोडक्ट था ये, ठीक है नहीं, उनके द्वारा जो है आधुनिक प्रोडक्ट किया जा रहा था ये। टू फाइट द वार मिलियन ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव टू द फ्रंट लाइन ऑन लार्ज शिप एंड ट्रेन्स। और इस युद्ध को लड़ने के लिए जो है मिलियन ऑफ सोल्जर थे। इस युद्ध को लड़ने के लिए मिलियन ऑफ सोल्जर जो है वहाँ पर क्या किए गए, भर्ती करने पड़े और उनको फ्रंट मोर्चे पर लड़ने के लिए जहाज़ के द्वारा और ट्रेनों के द्वारा भेजा गया, ठीक है नहीं। अब आगे आता है द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। और इसके अंदर जो है तकरीबन जो है 90 लाख लोग, 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोग जो है ये क्या हो गए थे, 90 लाख सैनिकों की डेथ हो गई थी, ठीक है नहीं। और 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग जो है वो क्या हो गए थे, घायल हो गए, इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। वाज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म। और ये जो है इस प्रकार से जो कि ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इससे पहले कि भाई इंडस्ट्रियल युग में बिना इंडस्ट्रियल हथियारों के बिना इस प्रकार की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ठीक है नहीं, कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि इस प्रकार से इतना जो है विनाश होगा। अगला है मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेंड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। और जो जितने भी जो मारे गए थे वो आदमी थे, मतलब मेल थे और वो जो है वर्किंग एज में थे, जो भी है सब यंग थे, मतलब वर्किंग पावर थी वो। दिस डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीज वर्क फोर्स इन यूरोप। और इस प्रकार की जो मृत्यु की जो थे ये इस प्रकार से क्या है, यूरोप के अंदर जो वर्क फोर्स थी, जो काम करने की मेन पावर थी, वो क्या है, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। विद फीवर नंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर द वार। और परिवारों में कम लोग होने के कारण क्या है, उनके परिवार की इनकम भी बहुत कम हो गई। तो ठीक है, मैं ये अभी इसको समझा देता हूँ आपको हिंदी वालों के लिए। तो बोलता है कि ये पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युग में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। जो उद्योग लगाए हुए थे आधुनिक, उनकी देन थी सभी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जनपदों और रेलगाड़ियों में भर करके युद्ध मोर्चों पर ले जाया जाना था, ठीक है। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विवक्षा रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे, ठीक है, 20 मिलियन 2 करोड़। और जो मृतक थे, मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कौन कौन थे, कामकाजी उम्र के लोग थे, काम करने वाले लोग थे। और इस महाविनाश के कारण यूरोप में काम करने वालों की लायक संख्या बहुत कम हो गई और परिवार के सदस्य घट जाने से परिवारों की आय भी बहुत कम हो गई। अगला है ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड। ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स। अब जो है वार के दौरान उद्योगों का पुनर्निर्माण किया गया ताकि जो है वार से संबंधित जितना भी गुड्स हैं, हथियार हैं, वो सारे के सारे प्रयोग किया जा सके, सैनिकों की वर्दी वगैरह जो भी है। इंटायर सोसाइटीज़ वर आल्सो रिऑर्गेनाइज्ड फॉर वार। पूरी की पूरी सोसाइटी को जो है रिऑर्गेनाइज किया गया वार के दौरान। एज मैन वेंट टू बैटल, जैसे जब आदमी जो है लड़ाई में चले जाते थे मोर्चे पर, तो वुमेन स्टेप्ड इट टू अंडरटेक जॉब्स दैट अर्ली ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू। तो जो है औरतें वो जो काम संभाल लेती थी जो पहले केवल मनुष्य उस काम को करते थे। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको
कि मृतकों और घायलों को में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई थी। द वार लेट, अब अगला है द वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर विच वर नाउ फाइटिंग ईस्ट टू द पे फॉर देम। अब जो है इस वार के अंदर जो है बहुत सी जो आर्थिक ताकतें थी उनके आपस में संबंध जो है टूट गए थे। बड़ी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर थी, उनके संबंध आपस में टूट गए थे और अब वो लड़ रहे थे एक दूसरे को बदला लेने के लिए, अदर टू पे फॉर देम, एक दूसरे से बदला लेने के लिए लड़ रहे थे। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक। अब जो है ब्रिटेन जो है यूएस बैंक से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है उनके बैंकों से और उसकी जनता से बहुत ज़्यादा वार लोन ले चुका था। वो बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ा था उसको। दस द वार ट्रांसफॉर्म्ड द यूएस फ्रॉम बीइंग इंटरनेशनल डेबिटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब जो है वार के कारण जो है अमेरिका जो पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता, पहले जो कर्जवान था, जो अमेरिका सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्जवान था, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप पर उसके ऊपर बहुत भारी कर्जा था। अभी वो जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रेडिटर बन गया, मतलब ऋणदाता बन गया, ऋण देने वाला बन गया। इन अदर वर्ड्स एट द वार्स एंड द यूएस एंड सिटीजन ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ओन्ड इन द यूएस। अब क्या है, युद्ध के बाद में जो अमेरिका के थे, दूसरे देशों की सरकारों या उनके नागरिकों के लिए ऊपर क्या है नियंत्रण, उनकी संपदा के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, ठीक है नहीं। ओवरसीज असेस्ट के ऊपर उन्होंने क्या है फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया था और वो जो है काफ़ी अमीर देश बन चुका था, मतलब ऋणदाता बन चुका था, ठीक है नहीं। अब हिंदी वालों के लिए है, युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्ति आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गया। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा था। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। कहने का आशय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उनके नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है नहीं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल जो है मैं आपको पोस्ट वार रिकवरी और राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पढ़ाऊंगा, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजप्शन, ठीक है नहीं। तो इसको पढ़ लेना, याद कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पर सारे टॉपिक डाले जाएंगे और जो अपने साथियों को भी शेयर करना और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सारे टॉपिक आप इसके ऊपर पढ़ा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।